उससे क्या बेटा, क्या करना, मुंह माया बेटा, सब सब छूट जाना एकदम। हाँ तो छोट टाइम के बाद बेटा अपन अपन सब मिलकर होली चलने वाले हैं, समझ लो तुम। होलिका दहन करेंगे, सब क्वेश्चन पेपर लेके ढगला करेंगे, तो अपने क्या करेंगे। ठीक है, अब सुनो। एनवायरमेंट अगेन, ये आपके ये फिफ्थ से आ रहा है। एनवायरमेंट क्या होता है, कुछ भी चीज जो हमारे चारों तरफ है वो एनवायरमेंट होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, हमारे चारों तरफ बहुत सी जिंदा और नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, और दोनों की वजह से है ना, तो जब वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सके, हम जिंदा चीजें हैं तो हम ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, हमारी बॉडी उस पर चलती है, सही बात है। पानी नॉन लिविंग थिंग है, उस पर भी हम निर्भर है। तो जब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में एक इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक जगह पे आपको कुछ जीव रहते हुए दिखते हैं। इसका मतलब वहां पे जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो उनके लिए काम की है और वो काफी है ना। तो इकोसिस्टम इज नथिंग बट इट कंप्राइज ऑफ लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एंड दे बोथ इंटरेक्ट, है ना। अब उससे क्या होता है पता है, उससे एक फूड चेन बन जाती है। फूड चेन मतलब, देखो अभी आप जंगल में जाओगे तो वहां पे जो शेर है, जो भी है ना, जानवर है, वो बहुत समय से रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो जानवर को खाने को चाहिए वहां मौजूद है, शेर को खाने को चाहिए वहां मौजूद है, उसको जो भी अपने, जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं घर में, तो हम यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारी बेसिक जरूरत है वो यहाँ है। अब जब मैं बोलता हूँ बेसिक जरूरत, आपके माइंड में क्या आता होगा, कपड़े, फिर स्कूल, नहीं भाई, हवा पानी, ये भी इसमें इंक्लूडेड है, सही बात है। तो एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन होती है, जैसे कि घास है, ठीक है, फिर मतलब घास पेड़ ये हो गए, फिर उसको खाने वाले जीव है, फिर उनको खाने वाले जीव है, उनको खाने वाले जीव है, तो सबके लिए फूड अवेलेबल है। पेड़ों को जो चाहिए वो मिट्टी में अवेलेबल है। बात समझ में आ गई ना, ऐसे। तो हमने पढ़ा था फूड चेन, फूड वेब, फिर पढ़ा था कि हम तीन भाग में बांटेंगे चीजों को, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो खाना खुद का खुद बनाते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, वो किसी और से लेंगे। तो उसमें भी वैरायटी आती है कि हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस और पैरासाइट। हर्बीवरस कौन होता है, जो प्योर प्लांट खाएंगे, ठीक है। कार्निवरस क्या है, जो प्योर हर्बीवरस को खाएंगे, उनका दे ओनली ईट मीट। ओमनीवरस क्या है, जो प्लांट और एनिमल दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ दोनों, हमेशा वो हर बार दोनों ही खाएंगे, नहीं, वो उनकी चॉइस है। ह्यूमंस को देखो तो हम ओमनीवरस है, क्योंकि बहुत सारे इंसान है जो सिर्फ वेजिटेरियन है, दे डोंट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ मीट, राइट। और बहुत सारे इंसान है जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद कभी खाते भी हो नॉन वेज, यस और नो, है ना। तो हम ओमनीवरस में आ गए। फिर आता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, एक ऐसा जीव, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, जो किसी और जीव के बॉडी में रहेगा और उससे खाना लेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे लीच या फिर जो अमरवेल होती है, वो किसी और प्लांट पे ऐसे आती है, और वो उस प्लांट को मारेगी नहीं, बस उससे क्या करेगी, न्यूट्रिएंट लेती रहेगी। एग्जाम्पल है हमारे बॉडी में जो हमारे छोटे बच्चों के जो सिर पे जुए होती है ना गर्मी में, उनसे बॉडी, उनकी बॉडी से खून लेती है। खून में क्या होता है, सब होता है न्यूट्रिएंट। हमने तो वो खाने से लिए हैं, और वो हमारे, वो खाने से क्या जाते ब्लड में, उन्होंने सीधा ब्लड को उठा लिया, तो जो भी न्यूट्रिएंट थी वो सीधा ब्लड से मिल गया। तो ये होते हैं पैरासाइट। फिर होता है डिकम्पोजर। क्या था डिकम्पोजर, कि जो भी जिंदा चीजें हैं वो एक दिन आके उनका जीवन का अंत होता है, ठीक है। जब उनके जीवन का अंत होता है तो उनकी जो बॉडी है, ठीक है, वो वापस से सड़ गल के डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाए। मतलब एट द एंड हमारी बॉडी में है क्या, बताओ। हमने जो प्लांट खाया है, पौधा खाया है, हमने जो गेहूं खाया, तो न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट पौधे में कहाँ से आया, मिट्टी में से आया। तो एट द एंड सब मिट्टी में से आया। तो जितनी चीजें मिट्टी से आई वापस से मिट्टी मिल जानी चाहिए, वो काम करते डिकम्पोज। तो तो इट इज ए साइकिल। मिट्टी में से पौधे ने लिया, पौधे में से किसी और ने लिया, होते 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 टॉप पे पहुंचा शेर। हम टॉप पे आते हैं, फूड चेन में हम टॉप पे हैं, ठीक है। हमको कोई खाने वाला नहीं है, मीन्स जंगल में अब शेर को कोई नहीं मारता, ठीक है ना। ओके, कोई और जानवर उस पर अटैक नहीं करेगा, उसको मतलब शेर किसी का भोजन नहीं है। हाँ, झगड़ा हो जाए वो अलग केस है, बट जैसे कि हिरण तो किसी का भोजन है, राइट है। तो हम फूड लेके टॉप पे आते हैं। अब वहां पे जब वो टॉप वाले लोग मर जाते हैं, तो उनकी बॉडी सड़ती है, वापस से न्यूट्रिएंट बॉडी में सब मिट्टी मिल जाता है, तो इस सर्कल कंप्लीट है। और ये चलता है, जंगल में ही चलता रहता है। बात समझ में आ गई।
तो ये काम है डीकम्पोजर्स का। ठीक है, इतना तो बेसिक ही है, सही बात है। अब इस चैप्टर का मेन पार्ट है, वो है ट्रॉपिक लेवल्स, फिर एनर्जी फ्लो, है ना, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओजोन। तो इस चैप्टर में हमको एक तो ये समझना है कि प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से आती है एनर्जी, राइट, सनलाइट, इन द फॉर्म सनलाइट। ठीक है, वो उसमें से कितनी एनर्जी रखते हैं, ठीक है। फिर उनको कौन खाता है, उनके ऊपर हर्बीवरस, उनको कितनी मिलती है, उनको कौन खाता है, कार्निवरस, उनको कितनी मिलती है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि अभी आपने फूड चेन में ऐसा देखा नहीं होगा 15-15 जीव आते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैक्सिमम मैक्सिमम फूड चेन में 4 से 5 जीव होंगे बस। फूड चेन इतनी बड़ी होती ही नहीं है, वो हो भी नहीं सकती, क्यों नहीं होती है वो भी समझ समझ गए। तो अब अपन एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। मुझे एक नोट्स चाहिए, नोट्स देखो। तो अगेन अगर हम किसी भी फूड चेन को देखें, तो उस फूड चेन में आने वाले जो जीव होते हैं, हम उनको अलग अलग भाग में रखते हैं। एक ट्रायंगल बन जाता है बेसिकली। ये ट्रायंगल ही क्यों बनता है, मैं इसका भी आपको कारण बताऊंगा, ठीक है। सबसे नीचे कौन आएंगे फूड चेन में, प्रोड्यूसर्स, राइट है, जो खाना खुद बनाएंगे। और इसके ऊपर जितने भी होंगे सब कंज्यूमर ही है। अरे तो यहाँ के ना एट द एंड सब प्लांट से तो खा रहे हैं, जो भी प्लांट है उसमें हर्बीवरस आ गए, कार्निवरस आ गए, ओमनी सब आ गए, सब कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ऊपर आता है टर्शरी कंज्यूमर। अब तो सर वाई ट्रायंगल, वाई नॉट रेक्टेंगल, क्या दिक्कत है, सिर्फ बॉक्स ही तो बनाना है। नहीं बॉक्स नहीं है, ये ट्रायंगल एक एक इंडिकेशन है, क्या किसका इंडिकेशन है, तो आप समझते हैं। तो 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं, कुछ नहीं, फूड चेन के अलग अलग पार्ट है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जो सबसे टॉप में आते हैं फूड चेन में, वो कहाँ आएंगे, टर्शरी कंज्यूमर में। हम टर्शरी कंज्यूमर, शेर टर्शरी कंज्यूमर, हिरण हो गया, ठीक है। फिर मतलब जो सीधा प्लांट, जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन आएंगे, जो सिर्फ प्लांट खा रहे, प्योर वेजिटेरियन एकदम, है ना, प्योर अर्बीवर्स, तो सारे यहाँ आएंगे। और यहाँ पे कौन आएगा, ओमनी वाले, प्लस कौन से, कार्निवरस, वो यहाँ पे आएंगे सर, और प्लस पैरासाइट, ठीक है। वो सब इन भाग में आएंगे। अब ये ट्रेंगल ही क्यों है, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। इसको समझने के लिए हमें एक रूल समझना पड़ेगा। वो रूल क्या है, समझिए। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने भी बोलूंगा, इसको ध्यान से सुनना, फिर मैं समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ऑल दी प्रोड्यूसर रिसीव, पढ़ना सुनना है, सिर्फ सुनो और इसको माइंड में समझ। ऑल दी प्रोड्यूसर्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन, करेक्ट, अरे हाँ के ना, ठीक। आप जानते हो, अगर सूरज सन से, ठीक है, अगर 100 जूल एनर्जी आती है, एनर्जी को हम जूल में मापते हैं, पढ़ा है फिजिक्स में, तो प्लांट जो है उसका केवल 1% ही यूज कर सकते हैं। बाकी सब अर्थ के टकरा के 99% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, केवल 1% ही अर्थ पे रहती है, और उसको कौन यूज करता है, प्लांट्स। तो प्लांट के ऊपर गिरने वाली जो सनलाइट है, उसका केवल 1% उनके यूजफुल होता है, बाकी सब होता है रिफ्लेक्ट। तो प्लांट ओनली यूज 1% ऑफ द सनलाइट। ध्यान समझना, ठीक है। तो प्लांट को एनर्जी मिल गई, 1% का मतलब बेटा ये नहीं है कि 1 जूल एनर्जी मिली, तो इसका मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अब प्लांट को तो एनर्जी मिल गई, सपोज करो कि भाई हमने एक पौधा उगाया और उस पर हमने देखा कि भाई पूरे दिन में, उस पर पूरे दिन में सन की इतनी जूल एनर्जी, 10 लाख जूल एनर्जी सन की उस पर आई। अब वो कितना यूज करेगा खुद के लिए, कितना लेगा, ओनली 1%, इसका 1% निकालते हैं,
कैसे निकालेंगे? 1/100 कट गया, कितना आंसर आया? 10,000। प्लांट इनके पास कितनी एनर्जी है अभी? 10,000। ठीक है। अभी जो 10,000 एनर्जी प्लांट को मिली, ये प्लांट पूरी ट्रांसफर नहीं करेंगे ऊपर, क्योंकि देखो ऊपर जितने वाले हैं सब इनको खाते हैं, तो एट द एंड तो एनर्जी यहाँ से इनको ट्रांसफर होने वाली है, पर ये पूरी ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्लांट को भी बहुत सारे काम करने होते हैं, अपने नए नए सेल उगाने हैं, रेस्पिरेशन करना होता है, बहुत सारे केमिकल्स को फ्लो करवाना पड़ता है। सही बात है। हम जो पूरा खाना खाते हैं, हमारे खाने का बहुत सारा जो पार्ट होता है वो किसमें जाता है? खेलने में, बोलने में, हमारी एनर्जी बहुत और काम में लग जाती है। समझ गए? हमारी बॉडी के ऊपर जो मसल्स है और जो हड्डियां हैं, वो बहुत ही छोटा पोर्शन है एनर्जी का जो हमने खाया है। तो जब भी प्लांट एनर्जी लेंगे सन से, उसका 90% हिस्सा जो होता है, ये वेल कैलकुलेटेड फैक्ट हुआ, ये मैं मन से नहीं बोलता, 90% हिस्सा तो अपने लिए यूज करेंगे। उससे उनकी पत्तियां नहीं बनती है, उससे उनकी स्टेम नहीं बनती है, वो किसी और काम में लगती है। जैसे हमारी एनर्जी किसमें लगती है? खेलने में, बोलने में, चलने में। सही है। ऐसे प्लांट अपनी एनर्जी का के 90% हिस्सा किसी और काम में यूज करेंगे फॉर द अदर एक्टिविटीज। ओनली 10% एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द अपर फूड चेन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से केवल 10% ही इसके लिए अवेलेबल है। एनर्जी कम हो रही है ना? अब समझना ट्रायंगल कम क्यों हो रहा है? देखो जगह कम है अभी। ये जो स्पेस है ये एनर्जी दिखाता है। मैक्सिमम एनर्जी किसके पास है? प्रोड्यूसर। उससे कम किसको मिलेगी? इनको। उससे भी कम इनको। कैसे? अब समझो। तो इसका निकालते हैं 10%। 10,000 का 10% निकालते हैं। 10,000 में से केवल 1,000 एनर्जी जो होगी प्लांट की, वो जाएगी इनके पास। तो सर जो वो 9,000 बची उसका क्या? वो प्लांट ने अपने किसी और काम में यूज कर दी, उससे कोई पत्तियां, जड़े बड़े, फ्रूट नहीं बनते। ये बात समझ में आई? अब इसके पास कितनी एनर्जी है? 1,000 जी। ये मान लो कि कोई गाय है या भैंस माने। हेडे मत बेटा, यहाँ है टर्सरी में। सुनो। ठीक है। अब अपने पास भैंस है। भैंस पे बहुत सारा काम करना है, चलना है, फिरना है, ऑक्सीजन लेनी है। उसकी बॉडी के ऊपर जो मांस है, हड्डियां हैं, वो जो 1,000 जूल उसने एनर्जी ली है, वो पूरे से हड्डियां नहीं बनने वाली, उसकी मसल नहीं बनने वाला। 90% पार्ट जो होगा इस एनर्जी का, ठीक है, वो अगेन वो अपने बाकी काम में यूज करेगा। केवल 10% जो होगा वो उसके मसल्स, हड्डियां, जो भी है बॉडी में कन्वर्ट होगा। तो अब अगेन इसका कितना अवेलेबल है इसके पास में? केवल 10%, ओनली 10% अवेलेबल है। दिस इज नोन एज 10% एनर्जी फ्लो। अब इसका निकालो 10% 1,000 का, तो 10/100, केवल 100 जूल इसको मिलेगा। भैंस को किसने खाया? सपोज कर लेते हैं कि भैंस को किसी हाइना ने खाया, लेपर्ड ने खाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उनको केवल कितना, या फिर कोई ओमनीवरस है ना, जैसे कि कोई कुत्ते हैं, यहाँ बहुत सारे इंसान भी होते हैं जो जिंदा जिंदा भैंस खा लेते हैं। क्यों? बेटा भैंस मर गई तो खा लिया उसको। क्यों ऐसा नहीं खा सकते? कुत्ते बेटा नहीं खाते। क्यों? बेटा फेंक के देखना सामने। तो सड़क पे क्या मरा हुआ? आपके जो पालतू कुत्ते उनको फेंक के देखना कभी कभी। 2 दिन तो शायद नहीं खाए थे, वाह बम। दे आर इनबिल्ट, ओके, दे आर ओमनीवर, इसलिए वो हमारे घर पे वो जिंदा रह जाता है, वरना तो उनको तो दे रिक्वायर्ड, उनकी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। चलो कोई बात। या अब इनको कितनी मिली? 1,000 की। अब अगेन इस 100 जूल। अब अगेन इस एनर्जी का 90% तो वो अपने बाकी काम में यूज करेंगे, केवल 10% इसमें कन्वर्ट होगा इनके बॉडी पार्ट्स। अब जब उनको कोई खाएगा, तो अगेन ऊपर कितना एनर्जी का फ्लो अवेलेबल है? केवल 10%। तो 100 का 10% निकालते हैं, केवल 10 जूल एनर्जी पहुंचती है टॉप में, मतलब कि हमारे पास। अब आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है।
क्योंकि एनर्जी का जो एनर्जी अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। 10,000, 1,000, 100, 10। अब आप 10 का निकालो 10%, 1%, फिर 1 का निकालो, पॉइंट में आ जाएगा। अब सोचो अगर बहुत लंबी फूड चेन होगी तो जो सबसे आखिरी में होगा उसके लिए एनर्जी के लिए बचा क्या? आप समझे? So, in a particular food chain in a trophic level, the amount of energy available for the next trophic level decreases according to 10% law. Hence, the amount of energy available for the tertiary consumer is very less. This is the reason why food chain cannot be more longer than 4 or 5. आज तक मैंने 6 वाली फूड चेन नहीं देखी। बनाने को तो मैं बना दूं भले ही, पर काम चलेगा नहीं, क्योंकि ग्रेजुअली चीजें डिक्रीज होती जाती है। ये बात समझ में आई? यस और नो? प्लस इशू ये है पता एनर्जी फ्लो में कि इट इज यूनि डायरेक्शनल। बेटा ऐसा नहीं है कि प्लांट को खाया भैंस ने और फिर भैंस को खाया प्लांट ने, ऐसा तो होता नहीं है। भैंस को खाया किसी कुत्ते ने और कुत्ते को खाया भैंस ने, ऐसा तो होता नहीं है। अरे हिरन मान लो यार, चलो कोई बात नहीं। फिर इनको खाया हिडुम्बा ने और हिडुम्बा को खाया, ऐसा तो होता नहीं है। सूर्यपणखा, अलग अलग राक्षसियां थी पहले, है क्या नहीं? क्या बोलते हैं? सो एनर्जी फ्लो इज, हाँ है ही है ना, लाइव अवेलेबल है हमारे पास, जीती जागती ये सही है, मुहूर्त है हमारे पास। सो एनर्जी फ्लो इज यूनि डायरेक्शनल। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तो कोई तकलीफ होता बोलो। एक ही डायरेक्शन में, इनको ये खाएंगे इनको ये नहीं खाते, तो ऑब्वियसली इनकी एनर्जी इनके पास जाएगी, पर इनकी एनर्जी इनके पास नहीं आ सकती है ना, क्योंकि इनको ये खाते नहीं है ना। समझ गए? क्या नहीं समझे? तो अब देखो 10% समझ गए होंगे एनर्जी लॉ क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट के लिए केवल 10%, बाकी 90% कहाँ जाता है? लाइफ प्रोसेस में, डाइजेशन करना है, ग्रोथ करना है, रिप्रोडक्शन करना है ना, तो इन सभी में वो एनर्जी यूज होती है पूरी। ओके फाइन। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। एंड वाई दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि वो डिक्रीज होती है एनर्जी, ये एनर्जी को बताती है। अब हम समझते हैं एक दिक्कत जो सबसे ज्यादा फेस करते हैं टर्शरी वाले, क्या? केमिकल्स की। देखो एट द एंड फूड चेन में होता क्या है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है। तो अगर एक जीव के बॉडी में कुछ बैड केमिकल्स है तो वो उसके ऊपर वाले टॉपिक लेवल में जाएंगे, वो खाएंगे तो, राइट है? अरे यस और नो? सही बात है। अब मुझे तो समझते हैं, जब खेती हो रही है तो फार्मर जो है वो यूज कर रहा है फर्टिलाइजर्स, अलग अलग खेती हो रही है, ठीक है। गेहूं उग रहे हैं, चावल उग रहा है ना, चना उग रहा है, फ्रूट्स लग रहे हैं, ओके, ये सब प्लांट है। तो वो केमिकल प्लांट में आया, सही है। तो देखो मान लेते कि सपोज कर अपन अपन 3 एग्जांपल होते, देखो ध्यान से देखना। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ उसे समझाने के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे उसको। ओके, अब देखो, तो प्लांट है, उनके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्लांट को ये हार्मफुल केमिकल, ठीक है, केमिकल नंबर C1 बोल रहे थे, ठीक है, इनके अंदर इनके आ गए। इन प्लांट को किसने खाया? किसी काऊ ने खाया होगा, तो वो केमिकल कहाँ आ गए? इनके बॉडी में आ गए। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारे जो गाय भैंस होती है जो भी है ना, उनके उनके डॉक्टर होते हैं, तो बहुत सारे इनके मेडिकेशन होते हैं, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा केमिकल इनके बॉडी में और आए, इसके पास C1 तो है, प्लस कुछ इसने किसी कुछ पानी पिया होगा, उस पानी में भी कुछ केमिकल्स होंगे। भाई एक मान लो कि गाय है घूम रही है कहीं पे और उसने कोई एक नदी का पानी पिया, अब उस नदी में किसी फैक्ट्री वाले ने केमिकल छोड़ा होगा, तो वो भी इसकी बॉडी में आ गया, तो उसको अपन नाम देते C2। ऐसे बहुत सारे केमिकल इसकी बॉडी में आ गए, सही बात है। अरे यस और नो? ठीक है। फिर इसको किसने खाया?
सपोज करो कि लायन ने खाया। अब लायन को केवल इसको तो खाता नहीं है, लायन तो बफेलो को खाएगा, डियर को भी खाएगा, बफेलो इसको खाएगी, डियर इसको भी खाएगा, केमिकल इसमें भी है, इसमें भी है, एट द एंड सारे केमिकल कहाँ इकट्ठे होंगे? टर्सरी, टर्सरी कंज्यूमर। अगर बात समझ में आई? सो when one organism eats the other organism, the harmful chemical present in that organism transfer to the higher trophic level, and gradually they get accumulated at the tertiary, क्योंकि उनको तो खाता नहीं है, तो सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसका होगा हार्मफुल केमिकल का? टर्सरी कंज्यूमर्स में। इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। और देखो, हमारा सोर्स कोई एक नहीं, हमारे तो बहुत सारे सोर्स है खाने के। हम ब्रेड खा रहे हैं, सही है, बहुत सारे ह्यूमन बींग को देखे तो ब्रेड खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, सीधा प्लांट भी हम कंज्यूम कर लेते हैं, फ्रूट डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, कोई फिश भी खाता है, सही है। एट द एंड सारा हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, राइट है। ओके, सो दिस accumulation of harmful chemicals due to the food chain in the tertiary consumer is known as biological magnification, and it is highest in, सबसे लोएस्ट प्रोड्यूसर में, थोड़ा उससे ज्यादा प्राइमरी में, सेकेंडरी में, और सबसे हाईएस्ट केमिकल किसमें होंगे? टर्शियरी। डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेस with every next trophic level, सही बात है, in the food chain. This is known as biological magnification. Maximum concentration of such harmful chemical get accumulated in human bodies or tertiary consumer because we occupy the top level of the food chain or top level of the trophic level. बात समझ आएगी? एग्जाम में डेफिनेशन बैठी बैठी आती है, याद करके जाना। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो बोलो। सिंपल लॉ है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मेरे ख्याल, वो ऐसा बोलते हैं कि प्लांट के पास में, ठीक है, 5000 एनर्जी है। अब बताओ, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना एनर्जी मिलेगा? तो आपको मालूम है 10% लॉ है, ठीक है, तो 10% निकालो 5000 का, 500 जूल इसके पास आया। अब इसका भी 10% आ जाएगा, 50 जूल, इनके लिए केवल 50 जूल करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते, ये 10% लोगों ध्यान रखें। डन। ओके, अब एक लास्ट जो दिक्कत, दो, अब हम एनवायरमेंट प्रॉब्लम की बात करेंगे, दो प्रॉब्लम की बात करेंगे, ओजोन लेयर और वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपके जो बाकी है मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा साइंस क्लास में, ठीक है, तो वहां पे हम वो खत्म हो जाएगा। फिर अपन साइंस में स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड, दैट इज एसिड बेस, ठीक है। बेटा दूसरा समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, देखो ऑब्वियसली हमारे चारों तरफ बहुत सारी एक्टिविटियां हो रही है, राइट है, उसकी वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, ये सब जानते हो आप वर्ड्स, ठीक है, ये हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? कुछ एनवायरमेंट में प्रॉब्लम खड़ी होती है, ओके, और ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है जिनसे डील भी किया गया, ऐसा नहीं है। उनमें से दो प्रॉब्लम हमको देखनी है, एक है ओजोन लेयर की प्रॉब्लम और एक है वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम, ठीक है, गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम। पहले पढ़ते हैं ओजोन लेयर की प्रॉब्लम। ओजोन क्या होता है समझते हैं। देखो हमारी जो अर्थ है, ठीक है, और सन है, सन से कंटिन्यूसली एनर्जी हमारे अर्थ पे आती रहती है ना, और पूरा अर्थ पे जो पूरा सिस्टम है एट द एंड सन पे डिपेंड है। सन नहीं है तो कोई एनर्जी नहीं प्लांट के लिए, प्लांट के लिए एनर्जी नहीं है तो ना फोटोसिंथेसिस है, ऐसा पता नहीं। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे अल्टीमेट सोर्स यही है, शुरुआत इसी से होती है, राइट है। अब ऐसा है कि सन जो है वो सिर्फ यूजफुल एनर्जी हमको देता नहीं है, इतनी सारी हार्मफुल रेडिएशंस भी सन से आती है। यकीन मानो कि हमारे अर्थ की चारों अगर एक मैग्नेटिक फील्ड ना हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो
जस्ट सन सन पे है ना डेली डेली कुछ एक चीज होती है जिसे बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। तो क्या होता है उसमें जाने का नहीं है अपन को समझ में। वो अगर एक सोलर फ्लेयर भी निकले ना सन से डेली निकले सोलर फ्लेयर, और कितनी सोलर फ्लेयर जो होती है सन से वो हमारे अर्थ को हिट करती है। अगर अर्थ पे अगर ये ना हो ना मैग्नेटिक फील्ड, ये सब सिस्टम खराब हो जाएगा, ये लाइट वाइट सब खराब हो जाएगा सिर्फ एक सोलर फ्लेयर से। और ऐसा हर दिन होता है। सिर्फ यही नहीं, सन से इतने हार्मफुल रेडिएशन निकल रहे हैं, अगर हमारी बॉडी इनको सिर्फ एक्सपोज ही कर जाए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो भी लाइफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है इसका मतलब ये मत समझो कि बस ये तो खाली है, सब पूरा जो आसमान खाली है, कुछ नहीं है। नहीं, बहुत सी चीजें हैं जो काम कर रही है जिसका हमें नॉलेज भी नहीं है, और होगा भी ऐसा, हमने कभी इसके बारे में पढ़ा भी नहीं। पर जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने ये देखा कि सन से बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्ट्रा वायलेट रेस रेज होती है, दिखेगी नहीं आपको, अनविजिबल। अगर आपकी बॉडी बहुत लंबे समय तक उनके कांटेक्ट में रहे तो आपकी बॉडी पे कैंसर के सिम्टम डेवलप हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो जल जाएगी, स्किन पे बर्न आना चालू हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो अगर आप जो लद्दाख साइड एरिया है वहां जाओगे, ठीक है, वो बहुत हाई 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 हाइट पे है। जितना हाइट पे जाता है ना, ओके, है ना, जो यूवी की जो अल्ट्रावायलेट की जो रेज है उल्टा उतना बढ़ती जाती है, जितना नीचे आता है तो वो फिर ओजोन लेयर उसका ध्यान रखते हैं। तो हाइट पे इसकी अमाउंट बढ़ता जाता है। तो जो लोग मिलते हैं लद्दाख साइड, आप उनकी भी चमड़ी या उनके उनके देखना, उनके थोड़ा सा अलग होता है। पर अब क्या हो गया पता है, उनके समय के साथ में उनकी बॉडी के अंदर ऐसे जीन डेवलप हो गए हैं जो अल्ट्रावायलेट रे की वजह से कैंसर में डेवलप नहीं होती। उनकी किस्मत अच्छी है। पर हम लोग के बीच रहने जाए तो कुछ समय बाद में हमारी बॉडी में सिम्टम्स आ जाएंगे कैंसर के। तो अल्ट्रावायलेट रेज कुछ नहीं है, वो हार्मफुल केमिकल हार्मफुल रेज है जो सन से आती है, और आप चाहो कि ना चाहो तो आएगी आएगी। ठीक है। और अगर सारी अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ पे पहुंच जाए तो अर्थ पे लाइफ भी नहीं होनी चाहिए, पर अर्थ पे लाइफ तो है, तो ऐसा क्या है जो मुझे बचा रहा है? तो एक चीज है हमारे ऊपर, अर्थ के ऊपर, वो चीज में दिखती नहीं है। ओके। उस चीज उस एक थिक लेयर का नाम है, कुछ नहीं है, वो पार्टिकल्स, गैस है। उस गैस का नाम है ओजोन गैस। तो एक पूरी लेयर है उसकी, इसे बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन एक गैस है, उसमें एक होता है ऑक्सीजन जिसमें होता है O2, दो ऑक्सीजन, O2 है, दो है ऑक्सीजन के एटम्स, तो O2 वो हमको लाइफ देता है। पर अगर ये तीन हो जाए, O3 इसे बोलते हैं ओजोन, ये पॉइजनस है, मर जाओगे, ज्यादा देर तो सूंघोगे तो मर जाओगे। तो O3 इज नथिंग बट अ गैस नोन एज ओजोन गैस। तीन पार्टिकल, तीन एटम होते हैं उसमें, ओजोन ऑक्सीजन के तीन एटम होते हैं। अब होता क्या है, जब अल्ट्रावायलेट रेस ट्रेवल करती है अर्थ की तरफ, और वो हर दिन कर रही है, अभी भी कर रही है, हर समय करती रहती है, ठीक है, सिवाय रात को। तो मतलब रात को ऑब्वियसली अर्थ पे तो आती है, पर वो हमारे जो मालूम है ना, आधा पार्ट पे दिन होता है, जिस पार्ट पे दिन होगा उस पे आती रहेगी। ठीक है। तो अब अल्ट्रावायलेट रह जाएगी, तो अब वो टकराती है पहले किसके किसके टकराएगी, ओजोन के जो पार्टिकल उस पर टकराएगी। अब ओजोन के जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं पता है, वो अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, कि एक स्पंज से पानी को सोख लेता है। पत्थर नहीं सोख पाता है, पर स्पंज सोख लेते हैं। तो ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर क्या होता है, फिर एक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है समझ में। तो देखो, सिर्फ ओजोन में ही ये कैपेबिलिटी है कि वो अल्ट्रावायलेट रे से जब उस पर टकराए तो उसको एब्जॉर्ब करके एक रिएक्शन करता है। बाकी जो गैसेस है उनकी भी टकराती है ओजोन यूवी रेस, पर बाकी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, वो उनकी किसी काम की नहीं है, वो फट से वापस से अल्ट्रावायलेट यूवी बाहर निकल जाती है और फिर पहुंच जाती है अर्थ तक। ओज एक ही ऐसा अभी जो मौजूद है हमारे, हम भविष्य में कोई नई गैस ढूंढ ले वो अलग केस है, ठीक है। पर अभी फिलहाल नेचुरली अकेली एक ही गैस है ऐसी है, ओजोन, जो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से एक रिएक्शन करती है। रिएक्शन क्या होती है समझ में, जैसे फॉर फोटोसिंथेसिस वी नीड सनलाइट, इसके लिए चाहिए अल्ट्रावायलेट रेस। तो जब भी अल्ट्रावायलेट रे ओजोन पार्टिकल टकराती है तो एक रिएक्शन होती है, उसमें ये टूट के बन जाता है। ये करते हैं, ये अल्ट्रावायलेट को यूज कर देंगे, फेंकेंगे नहीं। जैसे कि एक स्पंज है, उसने पानी को सोख लिया, पर उसमें पानी वापस से बाहर निकल जाता है, राइट है। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये पानी, ये यूवी रेज को अंदर लेके उस एनर्जी को यूज कर लेंगे अपने अपने आप को तोड़ने में, वो एनर्जी वापस से बाहर नहीं निकलेगी, और टूट के एक रिएक्शन होगी, उसमें बनेगा O2 प्लस एक सिंगल एटम बनेगा O। ये बात समझ में आई।
अरे यस और नो? अरे हाँ के ना? ठीक है। अब जादुई बात ये है कि सर फिर तो यार सर जितनी भी ओजोन के लेयर्स है, O3 तो सब टूट जाने चाहिए अल्ट्रावायलेट से। पर देखो, चमत्कार यही है। चमत्कार क्या होता है, तुरंत क्या होता है, तुरंत जो अगली अल्ट्रावायलेट रे आ रही है वो टकराती है O2 और O के, ये तुरंत वापस से अल्ट्रावायलेट को यूज करते हैं, तुरंत से O3 बना लेते हैं। सो इट इज अ साइकिल, बेसिकली इट इज अ साइकिल। O3 अल्ट्रावायलेट आया टकराया, O2 O बने, वापस से आया टकराया, वापस से O3 बने, साइकिल। इस लाइक दैट कि भाई एक जगह खड्डा हुआ बूट दिया, खड्डा हुआ बूट दिया, खड्डा हुआ बूट दिया, है नहीं? इट्स लाइक दैट। बात समझ आ रही है? ये तो तब तक जब हम इंसान उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, तब तक सब नॉर्मल है। तो जो मैक्सिमम जो भी अल्ट्रावायलेट रेज है सारी यही खत्म हो जाती है, थोड़ी बहुत पहुंचती है तो उससे कोई दिक्कत हमको है नहीं। इतना तो हमारी बॉडी इतना तो हमारी बॉडी सहन कर सकती है। अब दिक्कत कहाँ आती है तो सुन। अब ह्यूमंस के आने से पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ह्यूमंस आए, धीरे धीरे हम सिविलाइज्ड हुए, हमने चीजें नई डिस्कवरियां की। तो फिर एक गैस को बनाया गया फ्रिज के लिए, परफ्यूम्स में। उससे वो फ्रिज से ही काम करते हैं, परफ्यूम से हमको नहीं मालूम था कि उससे नुकसान हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी गैसेस है हमारे बुक में, उसमें एक 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 नाम दिया हुआ, नाम है उसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब इस गैस की दिक्कत क्या है पता है, हम जब इसको फ्रिज में यूज करते हैं या परफ्यूम में यूज करते हैं या किसी और काम में यूज करते हैं इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली है फ्रिज जैसे चलता है वो गैस अंदर से निकलती जाती है, पता फ्रिज में गैस खाली होती है, फिर टाइम हमें गैस बनानी पड़ती है फ्रिज में भी। आपको तो मालूम होगा ये बात, अगर नहीं मालूम तो पूछना। हम जो परफ्यूम यूज करते हैं उसको जब दबाते हैं तो गैस निकलती है, उसमें से एक गैस ये भी निकलती थी पहले, अब तो नहीं आती है। तो अब क्या है, अभी गैस निकली तो ऑब्वियसली तो गैस है बेटा, ये तो फिर हवा में ऊपर जाएगी। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतनी हल्की होती है कि वो हवा में फ्लोट करते 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 पहुंच जाती है ओजोन लेयर तक। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत अब ये होती है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में नाम है क्लोरो, मतलब क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कुछ ऐसा दिखता है, तो उसमें एक एटम सी का होता है, एक एटम फ्लोरीन F का होता है, तीन एटम क्लोरीन के होते हैं। कितने एटम क्लोरीन के होते हैं? तीन एटम। अब होता क्या है पता है, जैसे ही, अब देखो बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 ओजोन टूटे 10 बन गए, टूटे बन गए, टूटे बन गए, तो बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत ये करेगा, दिक्कत क्या करेगा, अब सुनिए। मुझे एक बात बताओ, एक मटका है, खत्म हो गई, नॉट नाउ है। ओके, अब देखो, एक मटका है उसमें से आप पानी पी रहे हो, तो आपने 3 गिलास पानी पिया, 3 गिलास डाल दिए, तो क्या हो गया, उतना का उतना, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए तो 10 गिलास पानी पिया केवल 1 गिलास डाला तो, या 10 गिलास पानी पिया केवल 6 गिलास डाला तो, इसमें मटका खाली हो जाएगा, करेक्ट और नॉट, राइट? कुछ ऐसा ही होता है ओजोन में। क्या होता है समझो, देखो एक तो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है वो तो तोड़ती है ओजोन को, पर फिर ऐसा मत समझो कि वो एक ओजोन टूटा, फिर इट टेक सम टाइम, ओके। टूट के O2O बनता है, फिर थोड़ा इट टेक सम टाइम, फिर बनता है O3, तो एक बार इसमें टाइम लगता है। अब होता क्या है कि अल्ट्रावायलेट रे जब इसके टकराती थी टूटता ही है साथ में, अब ये भी पहुंच गया ओजोन लेयर तक, तो अब ये रे इसके भी टकराएगी। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रे इसके टकराती है, ये जो क्लोरीन के पार्टिकल्स हैं ये सारे, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन होती है, वो क्लोरीन के पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्लोरीन के पार्टिकल इसमें से अलग अलग होंगे, देखो ये रीजन, ये वाला रीजन हमारे बुक में नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से बनते हैं क्लोरीन के पार्टिकल अलग अलग, एटम्स के अलग अलग हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? अरे हाँ के ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? ठीक है। अब ये जो क्लोरीन के पार्टिकल है, फिर ये जाते हैं ओजोन तक, और फिर ये भी वापस से ओजोन को तोड़ने लग जाते हैं O2 और O में। अब O2 और O से वापस से ओजोन बन जाता है, पर दिक्कत ये है कि जो दूसरे क्लोरीन के पार्टिकल होते हैं वो वापस से O से रिएक्शन कर लेते हैं,
और ClO बन जाते हैं। तो अब होता क्या है पता है, दिक्कत ये होती है कि पहले क्या था, पहले तो ये था नहीं, तो क्या था, O2O बना, तुरंत थोड़ा टाइम बाद में UV आया, वापस से बन गई, ये बन गया। पर अब दिक्कत है कि अब ये क्लोरीन के पार्टिकल्स आ गए, तो ये सीधा, तो इट इज रिएक्शन, और रिएक्शन में दो चीजें अगर पास में होगी, तो कोई भी चीज, पहले हमने पता चैप्टर में पढ़ा था कि मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव वाली बात होती है। ठीक है, तो क्लोरीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है अकेले ऑक्सीजन से, तो वो पहले रिएक्शन कर लेगा। अब मौका ही नहीं मिलेगा ओजोन को बनने का। नो डाउट आफ्टर सम टाइम ये दोनों आपस में अलग अलग भी हो जाते हैं, पर फिर उसमें क्या होता है, बहुत सारे O3 टूट जाते हैं, उसमें से बहुत सारे O निकल जाते हैं, उन O को अगेन बहुत सारे Cl ने पकड़ लिया, तो केवल बहुत कम मात्रा में O बचे होंगे। तो बहुत कम O है, अकेला अकेला O है, तो बहुत कम O3 बनेंगे। तो आप समझो, पहले एक तो यूवी ने तोड़ा ओजोन को, एक ये भाई साहब भी तोड़ रहे हैं। ये हो तो ये रहा है कि मटके में से अब पहले तो भाई सिर्फ 3 गिलास पानी बाहर निकल रहा था, तो 3 आ रहा था, अब क्या हो रहा है, 3 तो निकल ही रहा है, 4 और निकाल रहे हो गिलास, और जा केवल अब एक ही रहा है। तो क्या होगा, मटका मटका खाली हो जाएगा ना। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जो ओजोन के रिफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो होगा, और ओजोन के जो डिसइंटीग्रेट होने का रेट है, ये टूटने का जो है वो स्पीड वो बढ़ गई। तो अब क्या होगा, अब ओजोन तो बाहर आ नहीं, अब मान लो कि ओजोन, सर सपोज करो कि इतने इतने पार्ट में ओजोन नहीं है, कम बढ़ गया वहां से, अभी टूटने में, अभी बनने में टाइम लगेगा। तो एक होल, हम क्या बोलते हैं कि इसको इसको बोलते हैं कि एक होल बन गया, क्या बन गया, क्या बोलते हैं, ओजोन का होल, एक चद्दर है ना। अब पहले पूरे में O3 था, तो वो बढ़िया है, पर अब इतने इतने पार्ट में O3 नहीं है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे O3 का होल है। सच में होल नहीं होता है, जितने जितने भाग में ओजोन नहीं होगा, क्या बोलेंगे, हाँ इतने इतने भाग में ओजोन नहीं है, तो क्या होगा, उस भाग से जो अल्ट्रावायलेट रे आएगी उसको कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, वो सीधे सीधे कहाँ पहुंचेगी, अर्थ। अब ये सबसे पहले डिटेक्ट किया गया एंटार्क्टिका में साइंटिस्टों द्वारा कि ऐसा हो रहा है। और फिर जब इसके बारे में सोचा गया तो मालूम पड़ा कि अगर ओजोन नहीं बची तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी दोस्तों, सारी अल्ट्रावायलेट रे पहुंच जाएगी अर्थ पे। समझे। तो फिर कुछ नहीं हुआ, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है वो UN में मिलते हैं, अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए, वहां बुक में नाम दिए हुए एग्रीमेंट्स के, मैं आपको नाम नाम पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये एक एग्रीमेंट का नाम है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे है ना, क्लाइमेट, बहुत सारे क्लाइमेट के एग्रीमेंट हुए, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि अब से कोई भी देश अपने कंट्री में किसी भी कंपनी को CFC यूज करने से रोकेगा, बैन, टोटली बैन कर देगा, पूरे वर्ल्ड में CFC बैन है, सिवाय कुछ लिमिटेड जगहों के, वो भी बहुत लिमिटेड तरीके से, उसमें पूरा ध्यान रखते हैं कि CFC लीक होके एयर में ना चले जाए। तो आजकल जो फ्रिज आता है उसमें कोई और ही गैस होती है, ठीक है, जो उसमें काम करती है, तो ऑब्वियस बाद में डिस्कवरी की गई, नई गैस खोजी भी गई होगी। ओके, और अब ये हाल हो गया है कि अब ओजोन को टाइम मिल रहा है हील होने का, तो वापस से चीजें नॉर्मल हो रही है, और ओजोन लेयर जो होल है वो धीरे धीरे, अभी पूरा नहीं भरा है, तो धीरे धीरे मामला सेट हो गया। तो कहने का अर्थ यही है कि इस तरीके से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ था, फॉर्मेशन कैसे देख लिया, ओजोन लेयर क्या है वो भी देख लिया, और एग्जाम का ये मोस्ट क्वेश्चन होता है, राइट अबाउट ओजोन डिप्लीशन। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलो बेटा। अरे बोलो। अब अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम होती है UV रेस से, कैंसर है, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद हो जाता है ना, अपन प्लांट का डिस्ट्रक्शन, एनिमल ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ये सब नाम दिए हुए हैं, और बस एग्जाम में आए तो ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, और जब आप पढ़ोगे तो बस ये वो सारे जो मैं डिस्कस कर रहा सारे पॉइंट मिल जाएंगे। डन। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है, गार्बेज डिस्पोजल का, तो स्मॉल टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है तो बोलो। हमारे बुक में ये वाली रिएक्शन नहीं है, ये क्लोरीन वाली, बस इसे समझाने के लिए बताया कि क्लोरीन किस तरीके से ओजोन को रिफॉर्म करने में देरी कर लेते, समझ गए ऐसे। अरे समझे नहीं समझे। अब आता है गार्बेज, तो बेटा ऐसा है कि जैसे जैसे लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, वैसे वैसे नई नई चीजें आ रही है,
पहले तो बेटा सिर्फ एक क्या होता था कि भाई इंसान बिना बेडशीट जमीन सो लिए जमीन पर, तो नहीं, थोड़ा पोछा पोछा होना चाहिए, सुविधा है, गद्दा, कि नहीं नहीं सिर भी दुखता है, ये तो क्या है, तो ये नहीं नहीं नहीं, अब तो वो गले पे भी आगे वो भी लगाने का ऐसे अलग से, मतलब नेक पिलो जो बोलते हैं उसको ना, मतलब कोई अंत ही नहीं सुविधा होगा, फिर कल तक उंगली भी दुखती है, तो उंगली भी नहीं बताएगा। तो है ना, वी डोंट नो क्या क्या है, ठीक है, तो इंसान इन सब में ये भूल जाता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है बताइए, मतलब जो जिन लोगों को बस इनको मर गए क्या, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ये तो वो वाली बात है कि आप जितना जितना सोचोगे उतना कम है, ठीक है। तो इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल जब इम्प्रूव हुई, उससे हुआ क्या, जो नहीं चाहिए वो भी बन रहा है। मैं आपको एक बढ़िया सुनाता हूँ इंसिडेंट, ठीक है। एक शूज की कंपनी थी, ठीक है, वो अपने उसने जब शूज लॉन्च किए तो वो बेचती थी $10 के आसपास, और बहुत ही है ना क्वालिटी तो थी। अब उन्होंने क्या दिखाया, उनके शूज, तो मान लो कि उनकी मंथली सेल मान लो कि 10,000 शूज बिके पेयर्स, तो उन्होंने कहा यार अभी तो यार कंपनी को एक्सपेंड करना है, क्या करें, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक बड़े फुटबॉलर से टाई अप किया, ये मार्केटिंग का मैं बता रहा हूँ। फुटबॉल बहुत ही शानदार फुटबॉल, अब बात नहीं मानोगे, शूज वही था, $10 का। अब क्योंकि वो फेस मिल गया उसको, अब वही शूज वो कंपनी बेच रही थी $500 से, और अब उनकी मंथली सेल पहुंच गई थी 25 से 30 हजार। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे, हम लोग कैसे जीते हैं, मैं भी, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, मैं मेरी बात भी कर रहा हूँ, हम लोग ऐसे जीते हैं कि बस आने दो आने दो आने दो, हम कॉन्शियसनेस जहां हो सके वहां हमें स्टॉप कर देंगे, भाई क्या जरूरत है इतनी चीजों की, भाई बेसिक बेसिक नीड्स तो आ चुकी है, फिर क्या जरूरत है, पर नहीं वो करते हैं, तो अब यही है। इससे तो होता क्या है, एट द एंड घर में जो भाई नई चीज आएगी तो पुरानी तो फेंकनी पड़ेगी ना, गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, हर दिन पूरे वर्ल्ड में इतना गार्बेज बनता है ना कि एक छोटा मोटा पाकिस्तान में ढक जाए पूरे कचरे से, उल्टा उससे ज्यादा, हाँ, तो जो हर दिन बन रहा है वो गार्बेज कैसे, अब कैसे डील करोगे। अब गार्बेज में भी दो चीजें, दो तरह की होती है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या होती है बायोडिग्रेडेबल, यू नो, दोज थिंग्स विच नेचुरली डिकम्पोज, ओके, है ना, वो होती है बायोडिग्रेडेबल, लाइक वेजिटेबल हो गए, है ना, कोई भी नेचुरल चीज, प्लांट की चीज, जो ना, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उनको जो जो नेचुरली बैक्टीरिया मिलते हैं, वो दे कैन डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब उन चीज को गला देंगे। पर आप समझो बेटा, जो नेचुरल बैक्टीरिया है वो सबको नहीं कर सकते, दे आर, उनके बॉडी में जो केमिकल है वो स्पेसिफिक है, वो केवल नेचुरल चीजों को ही सड़ा गला सकते हैं, जो आर्टिफिशियल चीज है प्लास्टिक, वो उसको सड़ा गला सकते नहीं है। ये बात समझ में आई। तो जब नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज, दोज थिंग्स विच टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज, या सड़ने में टाइम लगता है, ठीक है, वो चीजें अब ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जो नेचुरल बैक्टीरिया मिलते हैं, अभी पता है, अभी ऐसी रिसर्च चल रही है कि कोई ऐसा बैक्टीरिया प्रोड्यूस किया जाए आर्टिफिशियल जो प्लास्टिक को गला सके, पर अभी मिला नहीं है ऐसा। अब जब तक ना मिले तब तो दिक्कत है, चलो एक बार मिल जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं, प्लास्टिक को कमरे बंद कर लेंगे, बैक्टीरिया अंदर छोड़ देंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे, और वो उसको 2 दिन में खत्म कर देंगे, तो कोई इशू नहीं है हमको, पर अभी तो दिक्कत है ना भाई, अभी से कोई डिस्कवरी हुई नहीं है, ढूंढ रहे हैं लोग, भाई आखिर में प्लास्टिक भी क्या केमिकल ही तो है ना, तो उसको बस आपको तोड़ना है एक इंजेक्शन करवा के, पर अभी ऐसा कोई तरीका मिला नहीं, साइंटिस्ट को बहुत चल रही है इस पर रिसर्च। सो दिक्कत है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की, दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज, और इतना लंबा समय होता नहीं है, वो होने में ही लग जाता है 5,000 6,000 साल, 10,000 साल, सबसे बड़ा पता नहीं कितना और कचरा आ गया होगा, क्योंकि एक दिन में आपको पता है कि कितना कचरा बन रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, और पता है कचरा जाता क्या, अल्टीमेटली सब ओशन में जाता है ऐसे। ये हमको अभी महसूस नहीं हो रहा है, पर अभी ऐसे ओशन के इतने बड़े बड़े पार्ट है ना, वहां पे अगर आप डीप में जाओ ना, तो आपको है ना शहर के शहर दिखेंगे कचरे के ढेर के, इतना कचरा है, हर दिन जाता है ओशन में। हाँ, बहुत चीजें तो ठीक है, अब नए तरीके खोज रहे हो तो ढूंढने के, पर फिर भी मैक्सिमम कचरा अभी वही है, ठीक है। तो हमारे बुक में क्या है, कुछ तरीके दिए हैं, तो ध्यान रखना,
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, दे कैनॉट डिकम्पोज बिकॉज दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। मतलब वो कुछ खास चीजों को ही डिकम्पोज कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते। दे कैनॉट डिकम्पोज। वो जो केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे अपनी बॉडी में से, दे कैन ओनली डिकम्पोज दी स्पेसिफिक सब्सटेंस, नॉट ऑल सब्सटेंस, राइट। तो अब कुछ तरीके दिए गए कि तो क्या मेथड्स है वेस्ट डिस्पोजल के। तो इसका सॉल्यूशन क्या, अभी हम क्या कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट, हमारे हाथ में क्या है। तो एक तो है, वहां से कुछ नहीं करना सभी, फिर सुनो, सबसे पहला तरीका है रीयूज करना सीखो। मतलब एक चीज जो है, सपोज करो इस एग्जाम्पल के लिए, वो तो आप कॉमन आप खुद जानते हैं कि सपोज करते हैं कि हम एक पॉलिथीन बैग लेके आए आज मार्केट से सामान लेके आए, तो अब नेक्स्ट बार जाओ तो साथ में लेके जाओ, ताकि नया ना लेना। क्योंकि आप वो लेके आए वो फेंक दिया, नया लेके आए वो फेंक दिया, तो ऐसे कितने घर है, कितने प्लास्टिक बैग आएंगे। तो कोशिश करो कि बार बार वही यूज करो, ठीक है। प्लास्टिक को छोड़ दो और पेपर बैग यूज करो, एक है ना। तो पेपर भी क्या है, आपको अखबार आया, ठीक है, उसको वापस एक बढ़िया उसी पॉलिथीन में रीयूज कर लिया उसको, है ना। तो एक रीयूज का तरीका अपना, टू यूज द सेम आइटम अगेन एंड अगेन, है ना। न्यूज पेपर के लिफाफे बना दो, जो भी, अगर बहुत तरीके होगा, ठीक है। सर अच्छा लगता नहीं है, ठीक है, थोड़ा डेकोरेटिव बनाओ, पर देखो आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं करना है, वो किसी और काम के लिए करना है, वो माइंड में होना चाहिए। फिर रिसाइकल करो। कुछ चीजें ऐसी है जो ऑब्वियसली है वो काम की नहीं होती है। अब कोई बहुत पुराना ही चीज हो जाए प्लास्टिक, क्या करने का फिर वो, तो उसको दे दो कबाड़ी वाले को, वो क्या करेगा, वो उसको फैक्ट्री में लेके जाएगा, फैक्ट्री में उसको वापस से पूरा मेल्ट कर देंगे, उसे नई बोतल बना देंगे, ताकि नई बोतल के लिए जो प्लास्टिक चाहिए, नई बोतल के लिए नया प्लास्टिक ना है, उसी प्लास्टिक से काम होता है ना। तो रिसाइकल कर दो। तो भाई जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो वापस से आप रिसाइकल करो, ताकि उसी एक चीज से बार बार चीजें बनती रहे। अरे इसलिए ना आपके जो चौपड़े होते हैं, वो जो कबाड़ी वाले लेके जाते हैं, वो क्या करता है, वो जैसे नई फैक्ट्री में, वो क्या करते हैं, सब पेपर को गलाते हैं और उससे बनाते हैं नए चौपड़े। हाँ, उनके पे थोड़े से अजीब आते हैं, डल आते हैं, पर फिर भी ठीक है, प्रैक्टिस ऑन दो। यस और नो। अरे भाई हाँ के ना, आके पे बहुत से बच्चे होते हैं ना, एक पेज पे, मतलब कि आंसर छोटा सा ही है ना, तो इतना लिखे पूरा पे छोड़े, क्यों सर, अच्छा लगता नहीं बस, एक पेज पे एक कुछ, अरे मैंने कहा तुझे अच्छा लगाना ही नहीं है। तो क्या सबको छोटे बच्चे समझा नहीं सकते, बल्कि उनको समझना चाहिए। कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कोई बात नहीं, और अगर कोई नॉन ऑफिशियल चीज है, वी कैन यूज द स्पेस, करना भी चाहिए। अरे भाई हाँ के ना। और भी तरीके हैं, कंपोस्टिंग। कंपोस्ट क्या होता है, हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट बन रहा ठीक है ना, तो उसमें उससे हम खाद बनाए, मतलब ना, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनका यूज करके, अर्थवर्म का यूज करके, ताकि वो काम आए, एज ए फर्टिलाइजर काम आए। यस और नो। तो एक तरीका ये है। फिर लैंड फिलिंग, ये क्या होता है, इसमें देखो अभी कुछ ऐसी जगह है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, पहले से बोल देता हूँ मैं, ये लैंड फिलिंग से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ही नहीं। इसमें क्या होता है कि कोई जमीन का टुकड़ा है जो बहुत शहर से दूर ठीक है ना, उसमें एक बड़ा सा खड्डा करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप रोड के ऊपर ही फेंक दोगे, तो फिर वो उल्टा वो ढगला ही कटोगे, तो खड्डा करो जो बहुत दूर जमीन हो, अनयूज्ड हो, उस खड्डे में कचरा डालो और दबा दो, प्रेस करो। तो अभी आप अहमदाबाद साइड जाओगे, और ये कचरा देखा होगा आपने, पहाड़ के पहाड़ बने हुए उस एरिया में, किस पे गया वो, अरे भाई सांस नहीं आती उधर, छे पहाड़ है भाई, पूरी पूरा पहाड़ है। और उस पे है ना, जो होता है ना बुलडोजर, दूर से इतने दिखते हैं। सोचो ये पूरे कंप्रेस किया हुआ है, अगर ये कंप्रेस नहीं किया होता बेटा, तो शायद माउंट एवरेस्ट को बीट कर लेता हाइट में। ओके। फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें क्या करने का, जो जो भी हमारा कचरा होता है घर का ना, जो लिक्विड वेस्ट, जो गटर में से निकलता है, जो हमारे किचन में से निकलता है, वो जाता है पाइप्स के थ्रू, मेन पाइप में, उससे जाता है सीधा नदियों में। वो करने की बजाय उसको डाइवर्ट करो एक बड़े से प्लांट में। वहां पे क्या होगा, पानी को अलग करेंगे उसमें से, जो पानी को अलग करेंगे, वापस से शुद्ध करेंगे, अगेन वो यूज ले सकते हो। प्लस जो वेस्ट है, वो तो ऑर्गेनिक वेस्ट ही है, उससे आप खाद बना सकते हो। आजकल हमारे ट्रेन में ये हो रहा है, इंडिया की हर ट्रेन में लग गया बायोटॉयलेट लग गया है। जो भी लोग उसमें, है ना, जो भी वॉशरूम करके आते हैं, वो सारा जो इकट्ठा होकर नीचे नीचे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो उसको तुरंत एक दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं फर्टिलाइजर में, और वही फर्टिलाइजर जो सरकार है वो किसानों को देती है और किसान यूज करता है।
ठीक है, हमको सूख आती है बेटा, पर ऐसा है कि एक बहुत फेमस कहावत है जो मैंने ही बनाई है कि जो किसी के लिए पोटी है हमारे लिए रोटी है। पेड़ों के लिए पोटी फ्रूट, हमारे लिए रोटी, और जो हमारे लिए पोटी वो सुअर के लिए रोटी। तो जो पेड़ भी हमें कर रहे हैं, छी 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 मेरी पोटी खा रहा है, ये रिश्ते में क्या खा रही है रे? ऐसा कुछ नहीं है, सूख आती है ना, यही फीलिंग जो है, मैं आपके बात कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ये तो सूख, तो ये है हमारे यहाँ होता है। ठीक है, नहीं पर तुम लोग सब खाने लग जाओ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो फिजिबल चीजें हैं वो करनी चाहिए, कि कल उठ के देखो सब लोग मंड पड़े, तो वो नहीं करना। ठीक है भाई, तो एक एक है सीधे ट्रीटमेंट प्लांट का तरीका, एक है बायोगैस प्लांट। आप जानते हैं इसमें क्या होता है कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनको डिग्रेड करो, उससे एक गैस निकलेगी बायोगैस, वो काम आती है आपके कुकिंग में, और जो कचरा बचता है वो काम आता है फर्टिलाइजर में। तो ये सब तरीके हैं, मेथड्स है वेस्ट डिस्पोजल के। समझ गए? ठीक है, बस चैप्टर खत्म हो गया। जिंदाबाद।